गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग कलनीय घोल के प्रकार के ऊपर डिस्कस किए थे। कलनीय घोल इसके प्रकार के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। हम लोग देखे थे कलनीय घोल को अगर हम लोग बांटे, ये 5 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं साल, एक को बोलते हैं जेल, एक है पायस, एक है एरोसोल, और एक था फोम। तो हम लोग इसको मेनली इन 5 प्रकार में बांटे थे। कलनीय घोल को हम लोग मेनली 5 प्रकार में बांटे थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कलनीय घोल 5 प्रकार का होता है। साल, जेल, पायस, एरोसोल और फोम। तो इसके लिए घुलित और घोलक क्या क्या होता है ये थोड़ा सा देख ले। घुलित और घोलक, देखो साल के केस में जो घुलित होगा वो ठोस अवस्था में होता है। घुलित क्या है, ठोस अवस्था में होता है। ठोस घोलक जिसमें जाके मिलता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। ठोस और द्रव दोनों हो सकता है। घोलक क्या है, एक माध्यम है जिसमें जाकर ये घुल रहा है, और ये क्या है, इसकी प्रावस्था है। घुलित उसकी प्रावस्था है। तो घुलित घोलक में जाके मिल रहा है, यानी ठोस या द्रव में मिलकर क्या बना रहा है, साल बना रहा है। जब ठोस ठोस से मिलकर साल बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ठोस साल। और यहाँ पर जेल, जेल जानते हो, ये द्रव जब ठोस में मिलता है, मतलब घोलक क्या है, ठोस है। ठोस में थोड़ी मात्रा में द्रव जाके मिलता है तो उस समय जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। उसको जेल बोलते हैं। इसके बाद देखो पायस। पायस में क्या है, द्रव जब घुलित जब द्रव हो और घोलक भी जब द्रव अवस्था में है, उस समय जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायस बोलेंगे। घुलित जब ठोस या द्रव हो, घुलित क्या है, ठोस भी हो सकता है या द्रव भी हो सकता है, लेकिन घोलक जो है ये गैसीय अवस्था में हो, ये गैसीय अवस्था में हो, उस समय जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल। उसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल। इसके बाद फोम आता है। फोम के केस में जो घुलित है वो गैसीय अवस्था में रहता है, और घोलक ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। तो घोलक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। तो ये हम लोग इसको फोम बोलेंगे। तो यहां पर क्या था कि जब ठोस के साथ मिल रहा है या द्रव के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है, साल बना रहा है। जब घुलित हमारा द्रव है, घोलक हमारा ठोस है, उस समय जो बना उसको हम लोग बोले जेल। और जब घुलित भी द्रव अवस्था में है, घोलक भी द्रव है, उस समय जो बना वो पायस। एरोसोल कब बना, जब घुलित ठोस हो या द्रव हो, लेकिन मिल किसमें जा रहा है, उस समय घोलक हमारा गैस है, उस समय जो बन रहा है वो एरोसोल बन रहा है। और फोम के केस में क्या है, घुलित हमारा गैस है
लेकिन घोलक जिसमें जाके गैस मिल रहा है वो क्या है, ठोस हो नहीं तो द्रव हो, ठोस हो नहीं तो द्रव हो। उस समय जो बनेगा उसको हम लोग फोम बोलेंगे। यहाँ पर देखो ठोस, ठोस और द्रव के साथ भी मिला। ठोस क्या है, गैस के साथ भी मिला। द्रव क्या है, ठोस के साथ मिला, द्रव द्रव के साथ मिला, द्रव गैस के साथ मिला। गैस ठोस के साथ मिला, गैस द्रव के साथ मिला। लेकिन अगर घुलित भी गैस है और घोलक भी गैस है, इस केस में क्या होगा, कोई कललीय घोल नहीं बनेगा, कोई कललीय घोल नहीं बनता है। यहाँ पर कोई कललीय घोल नहीं बनता है। कब, जब घुलित और घोलक दोनों गैस हो। घुलित और घोलक क्या हो, दोनों गैस हो। कारण क्या है, गैस और गैस आपस में मिलने पर यहाँ पर जो मिश्रण बनता है वो समांग मिश्रण बनाता है। वो मिश्रण क्या बनाता है, समांग बनाता है। समांग मिश्रण बनने के चलते ये संभव नहीं है, गैस गैस के साथ मिलकर समांग मिश्रण बनाएगा, जिसके चलते ये संभव नहीं है। कललीय घोल जब भी बनेगा मिश्रण हमारा विषमांग होना चाहिए। अब हम लोग एक प्रकार का घोल लेते हैं, किसी एक प्रकार, जैसे मान लो चीनी और जल का घोल लिए, चीनी और जल का घोल ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग एक पात्र लेते हैं, पात्र में कुछ पानी लेंगे और उसमें चीनी मिलाएंगे। मान लो ये पात्र है, इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, पात्र, यहां तक ये पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है और इसमें हम लोग कुछ चीनी के दाने मिलाते हैं। चीनी के दाने कुछ, कहने का मतलब 1 चम्मच बोलो, क्या हम लोग वजन में देखते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 10 ग्राम चीनी का दाना मिला है। कितना मिला है चीनी, चीनी का परिमाण 10 ग्राम। देखा, इसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मिलाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसको पानी को हिलाते रहना पड़ेगा। 10 ग्राम चीनी मिलाकर इस पानी को हिलाते रहें, पानी को हिलाते हैं। कब तक हिलाएंगे, जब तक पूरा मिल ना जाए, पानी को हिलाते हैं। तो कब तक हिलाएंगे, जब तक ये पूरा चीनी मिल ना जाए। यानी यहाँ पर देखेंगे, पानी को हिलाने के बाद हम लोग देखेंगे चीनी क्या है, घुल गया। चीनी क्या है, पानी में घुल गया। तो 10 ग्राम चीनी लेकर मिलाए तो हम लोग देखे पानी में ये चीनी घुल गया। अब देखो, फिर इसी पात्र में ये जो लेवल है, इसी लेवल में ये तो लेवल वही है, कारण पानी इसमें से हम लोग निकाले नहीं है। हाँ, चीनी मिलाए थे तो कुछ पानी का हाइट इसमें जरूर बढ़ेगा। इसमें 10 ग्राम चीनी पहले से मिला है, तो अब और 10 ग्राम चीनी इसमें ऐड किए। अब इसमें चीनी हम लोग क्या किए, इसमें प्लस 10 तो पहले था, प्लस 10 ग्राम, यानी ये 10 हमारा पहले था और इसमें और प्लस 10 ग्राम चीनी इसमें हम लोग ऐड किए। अब देखो, मतलब ये 20 ग्राम चीनी हो गया। ब्रैकेट में लेने का मतलब ये 10 ग्राम पहले से था और 10 ग्राम चीनी मिलाए हम लोग। फिर इसको क्या किए,
पानी को हिलाते हैं। यहाँ पर काम ही वही रहेगा कि यहाँ पर देकर पानी को हिलाते हैं। हम लोग देखेंगे चीनी घुल गया। क्या देख रहे हैं? चीनी घुल गया। और इसके बाद हम लोग फिर एक बार और, पानी तो इसमें घुल जा रहा है, पानी में चीनी, हम लोग इसी पात्र में, ये पात्र की पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये हम लोग तीसरी अवस्था में जा रहे हैं। हम लोग इसमें और 10 ग्राम चीनी डालते हैं। इसमें अब चीनी देखो, पहले 10 ग्राम था, मतलब 10 + 10 कितना था? 20। फिर हम लोग और 10 ग्राम चीनी मिला दिए। और मिलाने के बाद जो काम उसमें कर रहे थे फिर वही काम किए। इसको पानी को हिलाते हैं, पानी को हिलाते हैं। इसलिए हिला रहे हैं जिससे चीनी क्या हो, इसमें मिल जाए, जिससे चीनी क्या हो, इसमें मिल जाए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब हम लोग मान लो ये देखते हैं कि चीनी अब नहीं घुल रहा है। चीनी के कुछ दाने अब कुछ दाने क्या है, अब पानी में क्या हो रहा है? नहीं घुल रहा है। चीनी के कुछ दाने अब पानी में नहीं घुल रहा है। पानी में क्या हुआ? ये नहीं घुल रहा है। हम लोग पहले 1 गिलास पानी लिए, 1 गिलास पानी में पहले हम लोग 10 ग्राम चीनी को मिलाए, पानी को हिलाए, चीनी घुल गया। दूसरे केस में क्या किए? फिर उसी बिलेर में हम लोग और 10 ग्राम चीनी को डाले। हम लोग देखे, फिर वो पानी को हिलाए तो ये चीनी घुल गया। अब इसके बाद फिर 10 ग्राम हम लोग मिलाते हैं। हम लोग देखते हैं चीनी के कुछ दाने, मान लो कुछ घुल गया और कुछ दाने नहीं घुला। वो दाने हमको नीचे अवशेष के रूप में दिखाई दे रहा है। चीनी के कुछ दाने अब पानी में नहीं घुल रहे हैं। तो घोल की इस अवस्था को, जहां पर ये अब मिलना बंद हो जा रहा है, मतलब क्या है, चीनी अब मिलना, चीनी के कुछ दाने यहाँ पर अभी हमारा अवशेष है, तो यहाँ पर इस घोल को, ये घोल हम लोग बोलेंगे अब संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। घोल हम लोग बोलेंगे घोल संतृप्त अवस्था में है। घोल संतृप्त अवस्था में है, तभी ये क्या हो रहा है, चीनी और नहीं इसमें घोला जा रहा है, मतलब घुल पा रहा है। चीनी अब घोल अब संतृप्त अवस्था में है, इस कारण इसमें चीनी के अवशेष कुछ बचे हुए हैं जो कि उसमें एकदम नहीं मिल रहे हैं। घोल की इस अवस्था को, जहां पर हम लोग क्या देखें, एक निश्चित मात्रा की घोलक घुलित में मिल जाने के बाद और नहीं घुलता है, इसी को हम लोग इसकी क्या बोलते हैं, इसकी संतृप्त अवस्था बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, तापक्रम स्थिर है। यहाँ पर हम लोग साधारण घर के तापक्रम पर लिए थे, तो ये तापक्रम यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर तापक्रम यहाँ पर फिक्स है, तापक्रम स्थिर है। तापक्रम में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम लोग इसको घर में करके प्रयोग करके देख सकते हो कि एक गिलास पानी लिए, उसमें 1 चम्मच चीनी पहले डालोगे, उसको हिलाओगे, देखोगे चीनी घुल गया। फिर इसी प्रकार से चम्मच, जो 1 चम्मच मिलाए थे, अब उसी में 4-5 चम्मच मिला दिए, देखोगे घुल गया। उसके बाद जब मान लो 8वां चम्मच डाले, 8 चम्मच चीनी हो गया, तब देखोगे चीनी के कुछ अवशेष नीचे मिल रहा है।
कारण क्या है, अब चीनी उसमें नहीं घुल रहा है। इसका कारण क्या है कि घोल हमारा संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। घोल हमारा संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। ये घोल हम लोग घर के साधारण टेम्परेचर पर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये घोल संतृप्त अवस्था में था, तो संतृप्त अवस्था में है। जब यहाँ पर चीनी का घुलना बंद हो गया, इसको हम लोग बोले संतृप्त अवस्था। और ये जो अवस्था थी, इसको हम लोग तब क्या बोले, ये असंतृप्त था। ये असंतृप्त था बोलकर इसमें और हम लोग घोल पा रहे थे। असंतृप्त अवस्था में होने के कारण इसमें और सारी चीजें, ये दोनों अवस्था जो है जिसमें चीनी घुल गया, ये क्या अवस्था थी, ये असंतृप्त अवस्था थी। इसको हम लोग घोल की असंतृप्त अवस्था बोलते हैं, जहां पर और परिमाण हम लोग घोल सके। टेम्परेचर को स्थिर रखकर अगर और परिमाण में हम लोग चीनी को घोल सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो असंतृप्त अवस्था में है। मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं। यहां पर क्या है, घुलित की वो मात्रा जो यहां पर घुलित क्या है, चीनी है। घुलित क्या है, चीनी है। घुलित की वो मात्रा जो एक निश्चित तापक्रम में, घुलित की वो मात्रा जो एक निश्चित तापक्रम में किसमें घुल रहा है, घोलक में घुलकर। ये थोड़ा जगह खाली रख रहे हैं, बोल रहे हैं क्यों, घोलक में घुलकर, तुम लोग देखें घोलक में ये घुल रहा है। घोलक में घुलकर क्या बनाता है, घोलक में घुलकर संतृप्त घोल उत्पन्न करता है। ये घोलक में घुलकर एक घुलित की वो मात्रा, जितना परिमाण हम लोग घोले, जैसे यहाँ पे 30 ग्राम घोले, तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये अब इसके कुछ दाने छोड़कर ये अब नहीं घुल रहा है, तो इसको हम लोग बाहर निकालकर वजन करके निकाल सकते हैं कि कितना चीनी घुला है। ये हम लोग बाद में जा रहे हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। घुलित की वो मात्रा जो एक निश्चित तापक्रम में घोलक में घुलकर क्या करता है, संतृप्त घोल उत्पन्न करे। घोलक में घुलेगा और क्या करेगा, संतृप्त घोल क्या करता है, संतृप्त घोल उत्पन्न करे। तो घुलित की वो मात्रा जो एक निश्चित तापक्रम में इसमें घोलक में घुलकर एक संतृप्त घोल उत्पन्न करे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घुलित की घुलनशीलता। इसी का हम लोग बोलते हैं घुलित की घुलनशीलता। घुलित की इसको घुलनशीलता कहते हैं। तो घुलित की वो मात्रा जो एक निश्चित तापक्रम में घोलक में घुलकर क्या करता है, संतृप्त घोल उत्पन्न करे। संतृप्त घोल उत्पन्न करने का मतलब है कि अब उस घोल में हम लोग और परिमाण घुलित को नहीं घोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं घुलित की घुलनशीलता। किसकी घुलनशीलता, घुलित की घुलनशीलता बोलते हैं उसको, घुलित की घुलनशीलता। हाँ, यहाँ पर ये जो जगह खाली था, निश्चित तापक्रम में घोलक हम 100 ग्राम लेकर इसको कैलकुलेट किया जाता है। 100 ग्राम घोलक में घुलित की घुलनशीलता हम लोग 100 ग्राम घोलक में कैलकुलेट करते हैं। 100 ग्राम घोलक लिए, पानी का परिमाण यहाँ पे तो हम लोग 1 गिलास पानी लिए थे, फिर हम लोग चीनी 10-10 ग्राम करके घोलते जा रहे थे। लेकिन घुलनशीलता की जब परिभाषा आएगी तो घुलित की एक्चुअल में क्या है, घुलित की घुलनशीलता क्या है, घुलित की वो मात्रा, इसको हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, घुलित की मात्रा को
ग्राम में, घुलित की मात्रा को ग्राम में व्यक्त करते हैं, जो एक निश्चित तापक्रम में 100 ग्राम घोलक में घुलकर संतृप्त घोल उत्पन्न करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घुलित की घुलनशीलता। इसी को हम लोग बोलते हैं घुलित की घुलनशीलता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक निर्दिष्ट तापक्रम पर पदार्थ की घुलनशीलता देखें। टेम्परेचर हमेशा हम लोग फिक्स रख रहे हैं, निर्दिष्ट तापक्रम पर किसकी घुलनशीलता, पदार्थ की घुलनशीलता। पदार्थ मतलब यहाँ पर घुलित है, पदार्थ की, किसी पदार्थ की हम लोग अगर घुलनशीलता देखें, बराबर, देखो घुलनशीलता क्या है, घुलित की मात्रा और बराबर होगा घुलित की मात्रा इसको हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं। घुलित की मात्रा ये ग्राम में है और संतृप्त घोल में घोलक की मात्रा, संतृप्त घोल में घोलक की मात्रा, संतृप्त घोल में घोलक की मात्रा, ये भी किसमें होगा, ग्राम में, मल्टीप्लाई 100, कारण 100 ग्राम के लिए हमको निकालना है। घोलक की मात्रा जितना है वो तो एक, अगर टोटल से डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम के लिए निकल जाएगा। 1 ग्राम घोलक में यहाँ पे 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ग्राम घोलक में कितना घुला होगा वो निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 100 ग्राम के लिए है। जब भी हम लोग घोलक की मात्रा से टोटल को डिवाइड कर दिए तो वो क्या है, 1 ग्राम के लिए हो गया। वो कितने के लिए हो गया, 1 ग्राम के लिए हो गया। और 100 से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो क्या है, वो 100 ग्राम के लिए, कारण घुलनशीलता क्या है, वो 100 ग्राम घोलक में घुलकर, घुलित की वो मात्रा जो एक निश्चित तापक्रम में 100 ग्राम घोलक में घुलकर संतृप्त घोल बनाए, तो उसको हम लोग घुलित की घुलनशीलता बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 है। घुलित की मात्रा ग्राम है और संतृप्त घोल में घोलक की मात्रा वो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। जैसे ही हम लोग उससे डिवाइड कर दिए तो वो एक घोलक की मात्रा के 1 ग्राम में कितना घुलित है उसका परिमाण निकलेगा। इसको हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई 100 किए। तो क्यों, क्योंकि हमको 100 ग्राम घोलक में उसमें उत्पन्न घुलित का परिमाण निकालना था। घुलित की घुलनशीलता का डेफिनेशन ही है कि घुलित की वो मात्रा जो 100 ग्राम घोलक में घुलकर क्या है, संतृप्त घोल उत्पन्न करे। तो संतृप्त घोल में 100 ग्राम संतृप्त घोलक की मात्रा जब 100 ग्राम है तो घुलित का परिमाण कितना मिलकर उसको क्या किया, संतृप्त किया। इसी को जिस फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ की घुलनशीलता। पदार्थ की घुलनशीलता तब क्या हो गई, घुलित की मात्रा बटे संतृप्त घोल में घोलक की मात्रा मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, कारण दोनों देख रहे हो ग्राम है, ग्राम ग्राम कैंसिल। तो हम लोग लिखेंगे घुलनशीलता की कोई इकाई नहीं होती है, घुलनशीलता की कोई इकाई नहीं होती है, घुलनशीलता की कोई इकाई नहीं होती है।
कोई इकाई नहीं होती है। घुलनशीलता की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, यहां पर मान लो हमको दिया है इसको हमको दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर साधारण नमक की घुलनशीलता 36 है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर साधारण नमक की घुलनशीलता 36 है। इस कथन का अर्थ क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर साधारण नमक की घुलनशीलता 36 है। इस कथन का अर्थ क्या है? तो देखो, इस कथन का अर्थ यही होगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घोलक का परिमाण ऑलवेज 100 ग्राम। तो 100 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में क्या मिल रहा है? कितना बोल रहा है? घुलनशीलता 36 है। तो 36 ग्राम नमक मिलकर 36 ग्राम नमक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम जल में 36 ग्राम नमक मिलकर क्या करता है? नमक घोलने पर संतृप्त घोल बनेगा। नमक 36 ग्राम नमक को घोलने पर क्या मिलेगा? संतृप्त घोल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? संतृप्त घोल। ये हमको संतृप्त घोल प्राप्त होगा। तो देखो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर साधारण नमक की घुलनशीलता 36 है। इसका मतलब क्या है? तापमान कितना दिया है? यहाँ पे तापक्रम स्थिर हम लोग बोल रहे थे कि निश्चित तापक्रम। तो तापक्रम कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। घोलक का परिमाण ऑलवेज हम लोग 100 ग्राम ले रहे थे। तो यहाँ पर 100 ग्राम जल में कितना घुलित की मात्रा कितनी है? घुलित यहाँ पे नमक है, उसकी मात्रा क्या है? 36 ग्राम। नमक को घोलने पर हमको क्या होगा? संतृप्त घोल प्राप्त करेगा। मतलब इसके आधार पर बोलेंगे तो 36 ग्राम नमक 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में 100 ग्राम जल में घुलकर संतृप्त घोल उत्पन्न करता है। इसके आधार पर क्या है? घुलित क्या है? नमक है। कितना नमक है? घुलित की वो मात्रा की जगह, ये जो घुलित की वो मात्रा है इसकी जगह पर क्या हो गया? 36 ग्राम। इसके जगह पर देखो ये कितना हो गया? 36 ग्राम नमक। 36 ग्राम नमक निश्चित तापक्रम। ये जो निश्चित तापक्रम ये कितना डिग्री है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 ग्राम जल। ये तो है घोलक। घोलक की जगह यहाँ पर क्या है? पानी हो जाएगा। घोलक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। पानी में घुलकर 36 ग्राम नमक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में घुलकर संतृप्त घोल उत्पन्न करता है। तो इसकी घुलनशीलता हम लोग इसीलिए 36 बोलते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 36 है। देखो, साधारण तापक्रम पर हम लोग किसी पदार्थ की घुलनशीलता का निर्धारण किस प्रकार करेंगे? इसके लिए 2 स्टेप है। एक है संतृप्त घोल बनाना।
पहला स्टेप है, इसमें हमको संतृप्त घोल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, संतृप्त घोल बनाना पड़ेगा। और दूसरा स्टेप है कि इसकी घुलनशीलता निर्धारण करना। दो स्टेप में ये काम होगा, उसके बाद हम लोग घुलनशीलता निर्धारण करेंगे। तो पहला काम है हम लोग संतृप्त घोल बनाएंगे कैसे, दूसरा काम है कि इसकी घुलनशीलता निर्धारण कैसे करेंगे। संतृप्त घोल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लो एक बीकर में इसमें हम लोग डिस्टिल वाटर लिए। इसमें क्या लिए, डिस्टिल वाटर। इसमें हम लोग डिस्टिल वाटर लिए थे। डिस्टिल वाटर लेने के बाद हम लोग इसमें जैसे हम लोग चीनी लेकर कर रहे थे, चीनी लेकर भी कर सकते हैं, नमक लेकर भी कर सकते हैं, हम लोग तुतिया लेकर भी कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर का हिंदी नाम है, इसमें हम लोग आश्वित जल लिए। आश्वित जल, डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं, डिस्टिल वाटर या आश्वित जल लिए। इसमें हम लोग तुतिया घोलते हैं। क्या घोल रहे हैं, तुतिया घोलते हैं। तुतिया का फॉर्मूला है CuSO4 × 5H2O। इसमें हम लोग तुतिया मिलाते हैं। इसमें हम लोग पहले तुतिया मिला दिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, तुतिया मिलाकर हम लोग इसको तुतिया मिलाकर पहला स्टेप जो उसमें भी किए थे इसमें भी करेंगे। आश्वित जल के साथ, आश्वित जल में तुतिया को मिलाएंगे, मिलाकर घोलेंगे। तुतिया को मिलाकर घोलेंगे। इसका नाम है तुतिया। CuSO4 × 5H2O इसका फॉर्मूला है, इसको हम लोग तुतिया बोलते हैं। तो आश्वित जल में हम लोग तुतिया लेकर घोलते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग तुतिया डालकर घोलते रहेंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके तुतिया का परिमाण बढ़ाएंगे और घोलते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके तुतिये का परिमाण बढ़ाकर घोलते जाएंगे। तुतिये का परिमाण बढ़ाकर हम लोग क्या किए, इसमें घोलते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये जल में नहीं घुलेगा, तुतिया जल में नहीं घुलेगा। तो तीसरा कंडीशन हमको क्या मिल रहा है कि तुतिया एक समय ऐसा आएगा
जल में नहीं घुलेगा। अच्छा, तृतीया जल में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तृतीया अगर जल में नहीं घुल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो घोल है, घोल संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। ये जो तृतीया जल में नहीं घुलेगा अर्थात घोल संतृप्त हो गया है। घोल क्या हो गया? संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। घोल क्या है? संतृप्त अवस्था। ये जो संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। एक समय ऐसा आएगा कि तृतीया जल में नहीं घुल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि तृतीया जल में नहीं घुला, मतलब ही है कि तृतीया का घुलना बंद, मतलब संतृप्त अवस्था में घोल पहुंच गया है। मतलब उस जल में जितना परिमाण तृतीया घोलना था घोल गया है। अब घोल को दूसरे पात्र में निखार कर अलग कर लेंगे। घोल को चौथा काम क्या करना है? घोल को निखार कर दूसरे पात्र में ले लेंगे। घोल को हम लोग निखार कर दूसरे पात्र में ले लेंगे। अब ये जो घोल मिल रहा है हमको, स्वच्छ घोल मिल रहा है, स्वच्छ घोल मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो हम लोग जब घोले थे, आश्रित जल में तृतीया में मिलाकर घोलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तृतीया का। यहाँ पर एक काम और एक देखेंगे, मिलाकर घोलेंगे, घोल का रंग, यहाँ पर घोल का रंग नीला हो जाता है। घोल का रंग नीला हो जाता है। इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, नीला हो लाल हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है तृतीया कब घोलना बंद होगा। थोड़ा थोड़ा करके तृतीया का परिमाण हम लोग बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा तृतीया जल में नहीं घोल रहा है, अर्थात घोल अब क्या है? संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। अब स्वच्छ घोल को निकालकर दूसरे पात्र में ले लेंगे। तो अब देखो, घुलनशीलता निर्धारण के जब करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले जिसमें हम लोग जल को लिए थे उसका वजन कर लेंगे, यानी शुष्क प्याली का वजन कर लिए। शुष्क प्याली का वजन ये है W ग्राम। शुष्क प्याली जब था उसका वजन लिए, कितना आया? W ग्राम। तृतीय के जो संतृप्त घोल बना उसकी थोड़ी सी मात्रा प्याली में लेकर तौलते हैं। तृतीय की संतृप्त घोल, तृतीय की संतृप्त घोल की थोड़ी सी मात्रा, सहित प्याली का वजन, हम लोग प्याली में घोल की थोड़ी सी मात्रा को लिए, संतृप्त घोल जो यहाँ पर बना, इस संतृप्त घोल की थोड़ी सी मात्रा लिए, उस थोड़ी सी मात्रा सहित प्याली का वजन जो आया उसको हम लोग W1 ग्राम बोले। उसको हम लोग मान लिए कितना है वो? W1 ग्राम। तृतीय की हम लोग क्या लिए हैं? संतृप्त घोल की थोड़ी सी मात्रा, जो हम लोग अभी संतृप्त घोल यहाँ पर बनाए हैं, एक प्याली में उसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर उसको वजन किए। संतृप्त घोल की थोड़ी सी मात्रा सहित उसको हम लोग वजन कर रहे हैं, वो आया W1 ग्राम। अब देखो, अब हमारा काम है, ये जो
प्याली के घोल को हम लोग गर्म करते हैं। जो प्याली में घोल लिए हैं उसको गर्म करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट काम है प्याली को घोल सहित गर्म करते हैं। प्याली को घोल सहित गर्म करते हैं। तो गर्म कब तक करेंगे? जब तक संपूर्ण जल वाष्प में बदल न जाए। गर्म करते हैं जब तक कि प्याली को घोल सहित तब तक गर्म करते हैं। यहाँ पे तब तक कर दे तो अच्छा है कि कब तक, तब तक गर्म करते हैं जब तक कि घोल का संपूर्ण जल वाष्पीकृत ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर देखो घोल प्याली को तब तक हम लोग गर्म किए जब तक कि संपूर्ण जल वाष्पीकृत ना हो जाए। तब तो प्याली में बचा क्या? तो प्याली में जल वाष्पीकृत हुआ लेकिन तुतिया वाष्पीकृत नहीं होगा। प्याली में उपस्थित तुतिया सहित प्याली का वजन, तुतिया सहित प्याली का वजन ये बराबर W2 ग्राम। ये हम लोग मान लिए। क्या क्या माने? पहले हम लोग एक शुष्क प्याली लिए, उसको पहले से वजन कर लिए, वो W ग्राम था। अब जो संतृप्त घोल बनाए उसका थोड़ी सी मात्रा, उस संतृप्त घोल की थोड़ी सी मात्रा उस प्याली में लेके वजन किए, जो कि आया W1 ग्राम। ये मेरा W ग्राम था, इसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर वजन किए, ये W1 ग्राम आया। अब प्याली को हम लोग क्या करते हैं? घोल सहित तब तक गर्म करते हैं जब तक कि घोल का संपूर्ण जल, घोल में जल और तुतिया ही तो है, आश्रित जल और तुतिया है। ये जो घोल है आश्रित जल और तुतिया, यही दोनों है। तो ये तब तक गर्म करेंगे जब तक संपूर्ण जल वाष्पीकृत ना हो जाए। तो प्याली में उपस्थित, वाष्पीकृत होने के बाद क्या है? जल वाष्पीकृत हो गया लेकिन तुतिया तो नहीं हुआ। तो प्याली में उपस्थित तुतिया सहित प्याली का वजन जो है वो कितना हो गया? W2 ग्राम। वो हो गया W2 ग्राम। अब देखो हमको निकालना क्या है? घुलित का वजन। यहाँ पर जो घुलित है उसका वजन, यानी घुलित क्या है? तुतिया है। घुलित का वजन, घुलित या तुतिया का वजन, घुलित या तुतिया का वजन। देखो तो यहाँ पर क्या है? प्याली में तुतिया और क्या है? यहाँ पर क्या क्या है? प्याली में तुतिया है और प्याली है। इसमें तुतिया प्लस प्याली का वजन मेरा दिया है, तुतिया प्लस प्याली का वजन दिया है W2 ग्राम। तो अगर W2 ग्राम से तुतिया और प्याली के वजन से हम लोग प्याली का वजन घटा दें तो क्या मिलेगा हमको? तुतिये का वजन मिल जाएगा। तो इसका वजन क्या होगा? W2 मतलब तुतिये का वजन W2 माइनस W इतना ग्राम, W2 माइनस W ग्राम, W2 माइनस W
इतना क्या आया, ग्राम आया। तृतीय का वजन इतना आया, W2 माइनस W2 ग्राम। इसको हम लोग मान लेते हैं इसका वजन A ग्राम है। ये कितना है, A ग्राम। घुलित या तृतीय का वजन कितना है, हम लोग प्याली में सिर्फ तृतीय और प्याली का वजन W2 ग्राम था, उसमें से हम लोग खाली प्याली का वजन, जो शुष्क प्याली था उसके वजन को घटा दिए, तो हमको तृतीय का वजन मिल गया है। अब घोल का वजन देखो, घोल का वजन, घोल के वजन में क्या है, जब हम लोग तृतीय को लिए थे, यहाँ पर क्या है, प्याली और घोल है। यहाँ पर क्या है, घोल के साथ प्याली है, घोल और घोल प्लस प्याली का वजन है। तो इसमें से अगर हम लोग प्याली के वजन को घटा दें, तो घोल का वजन, घोल का वजन बराबर क्या हो जाएगा, घोल प्लस प्याली से प्याली का वजन घटा दे रहे हैं, यानी W1 माइनस W इतना ग्राम, W2 माइनस W ग्राम। इसको हम लोग मान लेते हैं, ये कितना आया, W2 माइनस W2 करने पर ये B ग्राम आया। ये कितना ग्राम आया, B ग्राम। ये आया B ग्राम। तो अब देखो घोलक का वजन, घोलक यानी यहाँ पर जल का वजन, घुलित का वजन निकल गया, घोल का वजन निकल गया, तो घोलक या जल का वजन क्या करेंगे, घोलक या जल का वजन। घोल में क्या है, घोल में घुलित भी है, घोलक भी है, तो घोल के वजन से अगर हम लोग घुलित के वजन को घटा दें, घोल के वजन से अगर हम लोग घुलित के वजन को घटा दें, हमको घोलक या जल का वजन मिल जाएगा। यानी ये होना चाहिए B माइनस A ग्राम, B माइनस A ग्राम। इसको हम लोग थोड़ा सा सब ऐसे ही लिख रहे हैं, तो रेड से ही लिख दे कि ये मेरा A ग्राम है, ये मेरा B ग्राम है। तो ये कितना होगा, घोलक या जल का वजन B माइनस A ग्राम। तो आया क्या है, कमरे के तापक्रम पर, हम लोग तो ये साधारण टेम्परेचर पर ले रहे थे, साधारण तापक्रम यानी कमरे के तापक्रम पर B माइनस A ग्राम जल में कितना तृतीय घुल रहा है, घुलित तृतीय का वजन कितना है, A ग्राम। यहां पर चूंकि हम लोग यहां पे लिखेंगे, चूंकि कमरे के तापक्रम पर या साधारण तापक्रम पर साधारण तापक्रम पर B माइनस A ग्राम B माइनस A ग्राम जल में घुलित तृतीय, जल में घुलित तृतीय कितना है हमारा, यहाँ पर A ग्राम है। घुलित तृतीय देखो, तृतीय का वजन कितना है, घुलित या तृतीय का वजन यहाँ पर कितना है, A ग्राम। तो हम लोग लिखेंगे A ग्राम। तो देयरफॉर साधारण तापक्रम पर ये B माइनस A ग्राम की जगह अगर 1 ग्राम, हम लोग B माइनस A की जगह क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम जल में घुलित तृतीय, ये क्या हो जाएगा, बराबर A बाई B माइनस A ग्राम। देयरफॉर हम लोग घुलनशीलता जब भी निकालते हैं 100 ग्राम जल में घोल कर निकालते हैं। देयरफॉर 100 साधारण तापक्रम पर
100 ग्राम साधारण तापक्रम पर 100 ग्राम जल में घुलित तुतिया बराबर कितना, A बाई B माइनस ए मल्टीप्लाई 100 ग्राम मल्टीप्लाई 100 ग्राम। तो साधारण तापक्रम पर 100 ग्राम जल में कितना तुतिया घुला, जिसको जो घुलकर इसको क्या है 100 ग्राम जल में घुलकर इसको संतृप्त विलयन बनाया, वो है A बाई B माइनस ए मल्टीप्लाई 100। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः साधारण तापक्रम पर साधारण तापक्रम पर तुतिया की घुलनशीलता बराबर तुतिया की घुलनशीलता बराबर क्या आया, A बाई B माइनस ए मल्टीप्लाई 100। A क्या है, तुतिये का वजन, B माइनस ए क्या है, जल का वजन, B माइनस ए क्या है, जल का वजन, और 100 क्या है, 100 से हम लोग इसीलिए मल्टीप्लाई किए जिससे 100 ग्राम हो। यहाँ पर A क्या है, यानी घुलित की मात्रा, बटे क्या है, B माइनस ए मेरा जल का वजन है, ये मतलब क्या है, ये घुलित की मात्रा बटे घोलक की मात्रा मल्टीप्लाई 100। ये साधारण तापक्रम पर घुलनशीलता निकालने का फॉर्मूला है। तो ये मेरा घुलनशीलता निकल गया है। ये हमको प्रूफ करने के लिए अगर आए तो हम लोग इसको इस प्रकार प्रूफ कर सकते हैं। अगर प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो साधारण तापक्रम पर दिखाओ कि साधारण तापक्रम पर किसी पदार्थ की घुलनशीलता निकालने के सूत्र का निर्धारण करो। तुमको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तब तुम लोग क्या करोगे कि यहाँ पर इसके दो स्टेप है। पहले संतृप्त घोल बनाओ, संतृप्त घोल बनाने के बाद उसकी घुलनशीलता निर्धारण करो। संतृप्त घोल बनाने के लिए क्या करना है, डिस्टिल वाटर में जैसे मैं यहाँ पे तुतिया को लिया हूँ CuSO4 × 5H2 इसका सूत्र है। यहाँ पर आस्पित जल में हम लोग तुतिया को मिलाकर घोलेंगे तो घोल का रंग नीला हो जाता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके तुतिये का परिमाण बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे कि जब तक तुतिये घुलना बंद ना हो जाए। मतलब बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा तुतिया जल में नहीं घुलेगा, अर्थात यहाँ पर जो घोल है वो किस अवस्था में पहुंच जाएगा, संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगा। हम लोग तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक घोल संतृप्त अवस्था में ना पहुंच जाए। अब जो स्वच्छ घोल हमको मिल रहा है उसको निखार कर दूसरे पात्र में ले लेंगे। अब घुलनशीलता निर्धारण कैसे करेंगे, हम लोग शुष्क प्याली पहले खाली प्याली का वजन कर लेंगे। उसमें क्या है, तुतिये का जो संतृप्त घोल मिला उसकी थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे और उस मात्रा सहित प्याली का वजन, उस मात्रा सहित हम लोग प्याली का वजन कर लेंगे। मतलब घोल और प्याली का वजन एक साथ निकालेंगे W1 ग्राम। यहाँ पे 100 ग्राम लेना है ऐसी बात नहीं है, हम लोग थोड़ी सी मात्रा लिए। उस प्याली में हम लोग क्या किए, शुष्क प्याली में तुतिये की जो संतृप्त घोल है उसकी थोड़ी सी मात्रा लिए। अब प्याली को हम लोग क्या कर रहे हैं, घोल सहित गर्म कर रहे हैं और तब तक गर्म करेंगे जब तक कि संपूर्ण जल उसका बाष्पीकृत ना हो जाए। जल बाष्पीकृत होगा लेकिन तुतिया बाष्पीकृत नहीं होगा। तो प्याली में उपस्थित तुतिया सहित प्याली का वजन हम लोग जो मिला वो W2 ग्राम हो जाएगा। तो W2 ग्राम क्या है, तुतिया और प्याली का वजन है। घुलित या तुतिया का वजन, तुतिया का वजन क्या है, यहाँ पे प्याली सहित तुतिया का वजन है W2 और शुष्क प्याली का वजन W ग्राम था। तो W2 से अगर मैं W माइनस कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, तुतिया का वजन यानी घुलित का वजन, जिसको कि मैंने A ग्राम माना। आगे इसको क्या इतना मान लिया, A ग्राम।
अब घोल का वजन निकाले। घोल को हम लोग किस में लिए, प्याली में लिए थे। प्याली सहित घोल का वजन कितना था, W1 ग्राम था। W1 ग्राम से अगर प्याली का वजन माइनस कर देंगे तो हमको क्या है, घोल का वजन W1 माइनस W मिला, जो कि कितना आया, B ग्राम है, जितना कि जो कि B ग्राम है। अब देखो घोल का वजन मिल गया, घुलित का वजन मिल गया, तो घोलक यानी उस जल का वजन कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, घोल से घुलित की मात्रा को माइनस कर देंगे, यानी B माइनस ए जो आएगा वो क्या है, घोलक या जल का वजन। हम लोग देख रहे हैं साधारण तापक्रम पर B माइनस ए ग्राम जल में, मतलब जो घोलक है उतने ग्राम जल में घुलित तुतीय का परिमाण कितना है, A ग्राम है, जो कि W2 माइनस W था, ये हम लोग क्या माने उसको A ग्राम था। 1 ग्राम जल में कितना हो जाएगा घुलित तुतीय का परिमाण, A बटा B माइनस ए ग्राम। तो 100 ग्राम जल, घुलनशीलता ऑलवेज 100 ग्राम जल के लिए निकाला जाता है, इसलिए 100 ग्राम जल में कितना होगा घुलित तुतीय का परिमाण, A बाई B माइनस ए मल्टीप्लाई 100 ग्राम। अतः साधारण तापक्रम पर तुतीय की घुलनशीलता हो जाएगी A बाई B माइनस ए मल्टीप्लाई 100। देयरफॉर घुलनशीलता बराबर क्या है, A क्या है, घुलित की मात्रा तुतीय की मात्रा है, और B माइनस ए मेरा क्या है, घोलक की मात्रा है, मल्टीप्लाई 100, कारण हमको 100 में निकालना है। हम लोग जब भी घुलनशीलता अब तक देख रहे थे, घुलनशीलता में एक फैक्टर आ रहा था निश्चित तापक्रम। घुलनशीलता में एक फैक्टर आ रहा था निश्चित तापक्रम। इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चित तापक्रम है तो घुलनशीलता जो है तापक्रम के बदलने पर घुलनशीलता में परिवर्तन आएगा। तापक्रम में अगर परिवर्तन आया तो घुलनशीलता में भी परिवर्तन आता है। तो क्या है, तापक्रम में परिवर्तन होने पर ठोस पदार्थ की घुलनशीलता में कुछ परिवर्तन आता है। हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे कि अगर तापक्रम में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन हो रहा है, तापक्रम में परिवर्तन होगा तो हम लोग देखेंगे घुलनशीलता में भी परिवर्तन होगा। अगर तापक्रम में परिवर्तन हो रहा है हम लोग देखेंगे घुलनशीलता में भी परिवर्तन हो रहा है। इस आपेक्षिक परिवर्तन को हम लोग अगर ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित करते हैं तो इस परिवर्तन को ये जो इस परिवर्तन मतलब क्या, घुलनशीलता में जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन को जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने पर हमको एक वक्र रेखा मिलती है। इस परिवर्तन को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने पर एक क्या मिलती है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र रेखा, एक टेढ़ी रेखा मिलती है, एक वक्र रेखा, ये वक्र रेखा प्राप्त होती है, एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। इस वक्र रेखा को, इसी वक्र रेखा को, इसी वक्र रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वक्र रेखा को विलेयता वक्र बोलते हैं। इसी वक्र रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता वक्र। तो जो वक्र रेखा मिली हम
हम लोग जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ किए, जो वक्र रेखा हमको मिल रही है उसी को हम लोग क्या बोले, विलयता वक्र। ठीक है, तापक्रम में परिवर्तन हो रहा है तो घुलनशीलता में परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन को हम लोग जब ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे तो हमको एक वक्र रेखा मिलेगी। इसी वक्र रेखा को विलयता वक्र कहते हैं। विलयता वक्र में हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्स अक्ष पर, दो अक्ष होता है तुम लोग जानते हो, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर किसी एक को लिया जाएगा, वाई अक्ष पर दूसरे को लिया जाएगा। तो एक्स अक्ष पर हम लोग जो लेंगे वो होगा तापक्रम। एक्स अक्ष पर हम लोग तापक्रम को लेंगे और वाई अक्ष पर हम लोग घुलनशीलता को लेंगे। वाई अक्ष पर हम लोग किसको लिए, घुलनशीलता को लिए। तो क्या है घुलनशीलता, क्या है, निश्चित तापक्रम में घुलनशीलता हम लोग तभी निकाल रहे थे यहाँ पर कि जब मेरा तापक्रम फिक्स रह रहा था। हम लोग जब भी निकाल रहे थे घुलनशीलता को, हम लोग बोल रहे थे कि निश्चित तापक्रम पर ये है। अब हम लोग देख रहे हैं कि तापक्रम में परिवर्तन होगा तो घुलनशीलता में परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को अगर हम लोग ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करें तो हमको एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। इसी जो वक्र रेखा प्राप्त हुई, इसी को हम लोग क्या बोले, विलयता वक्र बोले। यहाँ पर देखो, एक्स अक्ष पर हम लोग तापक्रम को लिए, वाई अक्ष पर क्या लिए, घुलनशीलता को लिए। एक्स अक्ष पर तापक्रम, वाई अक्ष पर किसको लिए, घुलनशीलता को लिए। यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। शुरू करें, हम लोग एक्स अक्ष पर यहाँ पर किसको लिए थे, तापक्रम को लिए थे। और इधर हम लोग घुलनशीलता को लिए थे। हम लोग देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का तापक्रम जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तापक्रम कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी घुलनशीलता होती है 35.7। अच्छा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35.7, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36.6, घुलनशीलता है। घुलनशीलता की कोई इकाई नहीं होती है, कारण वो एक रेशियो है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 37.3, तो हम लोग यहाँ पर बनाए 0, यहाँ पर 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60। ये तापक्रम ब्रैकेट में लिख दिए डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर देखो, मान लेते हैं ये जिगजैग कर देते हैं, मतलब यहाँ पर ये आगे है, यहाँ से हम लोग 35 को लिए, ये मेरा 36, ये 37। तो हम लोग देखें 35.7 लगभग इस जगह पर है।
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर है 35.7, 35.7 इस जगह पर है। 20 डिग्री जब है तब ये इस जगह पर है 36। अब 36.6 मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, तब ये कहां पर है, 40 पर है। और 37.3 हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है, कारण 38 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो 37.3 यहाँ पर ये कितने पर है, 60 पर। तो इसको मिलाते हुए ये जो मेरा रेखा गया, इसको मिलाते हुए इस प्रकार से जो रेखा गुजरा, इसी को हम लोग क्या बोले, विलयता वक्र बोले। ये किसके लिए है, ये NaCl का विलयता वक्र। ये विलयता वक्र ये है विलयता वक्र किसका, NaCl का, NaCl का ये विलयता वक्र है। अच्छा, विलयता वक्र होने से फायदा क्या है, मान लो हमको पूछा जाए कि इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होना चाहिए, इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इस जगह पर है 30, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग सीधे इसको मिलाएंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके सीध में देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना आ रहा है, जो आएगा यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वही इसके लिए क्या होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी घुलनशीलता उतनी रहेगी। इसी प्रकार 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हम लोग निकाल सकते हैं इसका आधा, ये ग्राफ पेपर में जब करोगे तो और क्लियर होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की देखें, इसी प्रकार अगर हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हमारा तापमान तो ऐसा ही रहता है, और घुलनशीलता मेरा इस ओर रहता है। पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम लोग देखते हैं, ये एकदम ऐसे शुरू होता है, इस प्रकार बढ़ता जाता है, मतलब तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होने पर ही इसकी घुलनशीलता बड़ी तेजी के साथ बढ़ जाती है। ये किसके लिए है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के लिए। अगर हमको अब पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम लोग बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मैंने दिखाया कि ड्रॉ कैसे करते हैं, अब मैं दिखा रहा हूं कि ग्राफ कैसा कैसा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लोग खींचते हैं तो ये सडनली फॉल करता है, ऐसे गिरकर ऐसे चला जाता है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके लिए है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और है जिसको कि हम लोग सोडियम सल्फेट, ग्लावर का लवण या सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। उसका ग्राफ ये बढ़ने के साथ साथ, तापमान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचकर अचानक ये गिरने लगता है। ये ग्लावर का लवण है, इस लवण को हम लोग बोलते हैं ग्लावर का लवण। ये है
Na2SO4 into 10H2O। इसके लिए इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। Na2SO4 की जो घुलनशीलता है, ये जो बढ़ती है, ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है। मतलब ये जो तापमान है, इसके जस्ट नीचे ये तापमान कितना होना चाहिए, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ती है। उसके बाद क्या है, लवण की घुलनशीलता में तापक्रम की वृद्धि के साथ साथ ये कम होने लगती है। तो इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ती हुई गई और इसके बाद इसकी घुलनशीलता कम होने लगती है। ग्लावर का लवण, इसको हम लोग या सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी घुलनशीलता तापक्रम बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, तापक्रम बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये देखो सबसे ज्यादा कहां पर है इसकी घुलनशीलता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी घुलनशीलता सबसे ज्यादा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता, CaOH2 की घुलनशीलता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक है। तापक्रम में वृद्धि के साथ साथ इसकी घुलनशीलता घटती है। तापक्रम में वृद्धि मतलब इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, तो इसकी घुलनशीलता देखो फॉल कर रहा है। ये 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो पॉइंट है, इसका तापक्रम होता है यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत तेजी के साथ घटता है। उसके बाद इसके घटने का रेट कम हो जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे घटता है। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तेजी के साथ घटेगा। उसके बाद इसकी जो घटने की रेट है वो कम हो जाएगी। तो विलेयता वक्र के अनुसार हम लोग जैसे यहाँ पर दिखाए हैं, किसी भी ठोस पदार्थ की घुलनशीलता कितने तापमान पर कितना होगा, ये हम लोग इजीली बोल सकते हैं। मतलब निर्दिष्ट तापक्रम पर विशेष पदार्थ की घुलनशीलता का मान हम लोग लेखा चित्र के द्वारा इजीली हम लोग बोल सकते हैं बिना कैलकुलेट किए। किसी एक विशेष तापक्रम पर जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी घुलनशीलता कितनी है, इसकी घुलनशीलता कितनी है, अगर मैं एक में ड्रॉ करूं तो यहाँ पर ये हम लोग इजीली इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो NaCl की घुलनशीलता को हम लोग यहाँ पर ले आते हैं। NaCl की जो घुलनशीलता है उसको हम लोग ऐसे ले आते हैं, तो यहाँ पर इसकी घुलनशीलता कितनी है, इसकी घुलनशीलता कितनी है, इसके कंपैरिजन में हम लोग निकाल सकते हैं। NaCl की घुलनशीलता को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, NaCl की नहीं, मतलब कंपैरिजन में किसकी घुलनशीलता अधिक है, किसकी घुलनशीलता कम है, किस तापक्रम पर किसकी घुलनशीलता कितनी होगी, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो तापक्रम में मतलब यहाँ पर क्या है, तापक्रम में वृद्धि या कमी होने पर पदार्थ की घुलनशीलता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो विलेयता वक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है। इससे हम लोग किस तापक्रम पर किस पदार्थ की घुलनशीलता कितनी है ये हम लोग निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेट किए। ग्राफ के जो हमारे पास ग्राफ है उसके द्वारा हम लोग बोल सकते हैं। तो सबकी घुलनशीलता तापक्रम के साथ बढ़ेगी ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, किसी की धीरे धीरे बढ़ती है, किसी की अचानक बढ़ती है, किसी की घटती है और किसी की ऐसी है पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ये पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।